नमस्कार, आपड़ू उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। शुरुआत करेंगे इस खास बुलेटिन की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरे उत्तराखंड में इस बार हमने जो 60 पार का नारा दिया वो पूरा करेंगे, ऐसा कहा। उत्तराखंड की जनता हमारे कामों और उनके कारनामों में चुनाव करने वाली है और ऐसी सरकार चुनने वाली है जो हमारे देश के पीएम के साथ चले, और ऐसी सरकार बीजेपी होगी, साथ ही बड़े बहुमत की सरकार होगी। हम अपनी जीत के प्रति पूर्णतः आश्वस्त हैं। हरिद्वार में हमारी पिछली बार से भी अधिक सीटें आने वाली और पूरे उत्तराखंड के अंदर इस बार हमने 60 पार का जो नारा दिया है वो 60 पार का नारा पूरा होगा। हम अपनी जीत के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त हैं। उत्तराखंड की जनता हमारे कामों और उनके कारनामों के बीच चुनाव करने वाली है और ऐसी सरकार चुनने वाली है जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ चले, और ऐसी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी और बड़े बहुमत की सरकार होगी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ उत्तराखंड से हरीश खनेड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरीश, इस बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अब की बार 60 पार का नारा दिया है। बिल्कुल प्रियंका, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से हम 2022 के इलेक्शन की बात करें, विधानसभा चुनाव हुए हैं उत्तराखंड की 70 सीटों पर, जहां बीजेपी पूर्ण बहुमत से भी ज्यादा की बात कर रही है, 60 पार का नारा दे रही है, तो वहीं इतना आसान भी नहीं है बीजेपी के लिए इसी को लेकर के, क्योंकि तमाम मुद्दों को लेकर इस समय कांग्रेस भी जमीन पर है, पूरी तरह से जनता के बीच है और लगातार जिस तरह से महंगाई और बेरोजगारी को लेकर के इसमें सरकार को घेरने का काम, बीजेपी को घेरने का काम कांग्रेस कर रही है, तो इतना आसान भी नहीं माना जा सकता है। लेकिन इसी को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज हरिद्वार पहुंच करके उन्होंने गंगा पूजन की। नामांकन से पहले सभी प्रत्याशियों के लिए उन्होंने शुभकामनाएं के साथ उन्होंने आज गंगा पूजन किया। उन्होंने माँ गंगा से प्रार्थना की कि इस बार 60 पार का जो नारा है बीजेपी का वो कहीं न कहीं पूर्ण हो। इसी को लेकर के उन्हें आज हरिद्वार पहुंचे और उनके साथ मदन कौशिक भी शामिल थे और तमाम अन्य जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के वो लोग भी शामिल थे। जी बिल्कुल, आज हरीश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गंगा आरती में गए थे, जहां पर उनके साथ कई दिग्गज नेता भी मौजूद थे। हरीश, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नामांकन दाखिल किया है वो किन किन नामों पर नामांकन दाखिल हुआ है? बिल्कुल, देखिए हम लगातार जिस तरह से नामांकन की बात करें तो नामांकन तमाम जगहों पर हो रहा है। पुष्कर सिंह धामी खटीमा से लड़ेंगे, तो उन्होंने जो नामांकन से पहले अभी उनका नामांकन हुआ नहीं, लेकिन उससे पहले उन्होंने जो गंगा पूजन किया है, गंगा पूजन में उन्होंने प्रार्थना की है कि जिस तरह से बीजेपी ने जो उतार दिया है 60 पार का, वो लक्ष्य पूरा हो। उसको लेकर के उन्होंने सभी जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के उनके लिए भी मनोकामना है, प्रार्थना की है और साथ ही साथ अपने नामांकन को लिखते हुए माँ गंगा की है, उन्होंने गंगा से प्रार्थना की है कि ताकि जो 60 पार का नारा है वो सफल हो सके। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया कि जिस तरह से बीजेपी के लिए राह इतनी आसान नहीं है, इसी को लेकर के कहीं न कहीं कांग्रेस लगातार सरकार और बीजेपी को घेरने का प्रयास कर रही है। महंगाई बेरोजगारी को लेकर के भी जनता के बीच है। तो ऐसे में जिस तरह से लगातार जो बीजेपी है वो 60 पार का नारा भले ही दे रही हो, लेकिन काफी चुनौती इस समय उत्तराखंड के विधानसभा इलेक्शन में देखी जा रही है। बिल्कुल, इस बार विधानसभा चुनाव में काफी चुनौती देखने को मिल रही है हरीश, लेकिन जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार प्रयासरत हैं कि जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुने और उसका निवारण करे, वहीं जो विपक्ष है वो लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को घेरता हुआ नजर आता है। इस बार स्थिति क्या नजर आ रही है उत्तराखंड में? बिल्कुल, देखिए प्रियंका, जिस तरह से हम बात करें तो कहीं न कहीं इस समय जो महंगाई और बेरोजगारी का जो मुद्दा इस समय कांग्रेस पूरी तरीके से उठा रही है। खासतौर पे हम उन इलाकों की बात करें जहां पे सबसे ज्यादा पलायन हो रहा है रोजगार को लेकर, उन इलाकों में कांग्रेस पहुंची है। लेकिन बात करें पुष्कर सिंह धामी की तो लगातार जनता के बीच है, चाहे वो गढ़वाल हो या चाहे कुमाऊं हो, तमाम जगहों पर इस समय पुष्कर सिंह धामी ने, अगर हम पहले की बात करें जब वो आचार संहिता से हम पहले की बात करें तो लगातार कहीं विज्ञप्तियां जारी की गई हैं, कई लोगों को रोजगार देने की बात समय पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने की है। लेकिन कहीं कहीं वो धरातल पर उतरने से पहले ही जो चीजें हैं वो कहीं न कहीं पूरी होती नहीं दिख रही थी, और इसी को लेकर के अब लगातार पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री हैं वो लगातार जनता के बीच है, लगातार
लोगों से मिल रहे हैं। और यही नहीं बल्कि हम आपदा के उन क्षेत्रों की बात करें, वहां तक भी पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे और तमाम लोगों से बातचीत की थी, जनता के बीच जा रहे हैं। लेकिन कहीं कहीं अपनी छवि बनाने में काफी सफल हुए हैं पुष्कर सिंह धामी। लेकिन अब जैसे कि अब चुनाव है, चुनाव में किस तरह से अब जनता को अपनी बात से रूबरू करा पाएंगे, ये देखने वाली बात भी होगी। लेकिन अब हमारे हम उत्तराखंड के चुनाव की अगर बात करें तो विधानसभा के चुनाव है, इस समय काफी यहाँ पर कांटे की टक्कर देखी जा रही है बीजेपी और कांग्रेस के बीच। जी बिल्कुल, इस बार देखना होगा कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच ये जो टक्कर है ये कितनी साबित होती है, कहां तक ये जंग जारी रहती है। धन्यवाद हरीश इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गंगा आरती में पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने नामांकन करने से पहले गंगा आरती की, उसके बाद नामांकन दाखिल करने पहुंचे। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बार 60 पार का नारा दिया है। अब देखना होगा कि कितना ये सही साबित होता है। उत्तराखंड के थराली में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें, कांग्रेस के थराली के ब्लॉक अध्यक्ष बीजेपी में शामिल हो गए। देहरादून में वे बीजेपी में शामिल हुए, जिसके बाद से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की फोटो फेसबुक पर वायरल हो रही है। और इसके साथ ही कांग्रेस को नए ब्लॉक अध्यक्ष के चयन में मुश्किलें आ सकती हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ मोहन गिरी हमारे साथ थराली से संवाददाता जुड़ चुके हैं। मोहन, आज कांग्रेस को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा प्रियंका, कांग्रेस को एक झटका यहाँ पे देखने को मिला है। थराली विधानसभा सीट की अगर बात करें तो यहाँ पर थराली ब्लॉक के जो कांग्रेस अध्यक्ष देवी जोशी, उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया है। उनकी मुलाकात की जो फोटो है वो सोशल मीडिया पे आई और उसके बाद आपको बताना चाहूंगा कि करारा झटका इसे कहा जा सकता है, क्योंकि एक ठीक ठाक जनाधार वो यहाँ पे रखते हैं और उसके बावजूद जो कांग्रेस को उन्होंने छोड़ा और बीजेपी में शामिल हुए, तो कहीं न कहीं मनोवैज्ञानिक बढ़त बीजेपी ने यहाँ पे हासिल की है। वहीं अगर ब्लॉक अध्यक्ष थराली की अगर बात करें तो इनके शामिल होने के बाद चार घंटे बाद कांग्रेस ने थराली में नया ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है और जो विनोद रावत है, पूर्व प्रदेश सचिव है कांग्रेस के, उन्हें यहाँ पर ब्लॉक अध्यक्ष बनाया। उनके साथ ही कार्यकारी अध्यक्ष भी यहाँ पर बनाया गया और उत्तराखंड थराली विधानसभा के जो प्रभारी हैं जितेंद्र चौधरी और कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर जीतराम ने इसकी घोषणा की है। विनोद रावत को यहाँ पर नया अध्यक्ष बनाया गया। बिल्कुल, कांग्रेस को आज बड़ा झटका लगा है मोहन, लेकिन ये राजनीति है और इसमें दल बदलने की प्रक्रिया लगातार जारी रहती है। लेकिन चुनाव के मद्देनजर ये दल बदलने की प्रक्रिया ये जो तेज हो जाती है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव जो 2022 उसके लिए लगातार जो दोनों ही दल हैं वो अपनी तैयारियां भी जोरों शोरों पे कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो दल बदलने की जो रीति उत्तराखंड में जो चली आ रही है वो कहीं ना कहीं तेज हो गई है। दोनों ही दल एक दूसरे के जो बड़े नेता हैं उन पर नजरें गड़ाए हुए हैं। जो बगावत के जो सुर जो नेता थोड़ी भी बांध रहे हैं उन पर दल अपनी टकटकी लगा के बैठे हैं और किसी तरह ऐसे नेताओं को अपने खेमे में शामिल करने का प्रयास दोनों ही दलों द्वारा किया जा रहा है। बिल्कुल, दोनों दलों की तरफ से ये प्रयास लगातार जारी है कि अपने दल में ज्यादा से ज्यादा नेता कर लिए जाएं मोहन। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये उठता है कि ये जो कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष बीजेपी में शामिल हुए हैं, इन्हें किस सीट पर दावेदारी मिल सकती है? धन्यवाद मोहन इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उत्तराखंड के थराली में कांग्रेस को यह बड़ा झटका लगा है, जहां पर कांग्रेस के थराली के ब्लॉक अध्यक्ष बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट के बाद उपजे विवाद को लेकर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गोविंद सिंह कुंजवाल ने कहा कि कांग्रेस के अंदर कोई बगावत नहीं है। उन्होंने कहा, सभी लोगों द्वारा मेहनत की जाती है, सभी कांग्रेस के लिए मेहनत करते हैं, मगर पार्टी से एक को ही टिकट मिलता है जिसको सब लोग जानते हैं। उन्होंने दावा किया कि इस बार प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने से कोई नहीं रोक सकता। पूरे प्रदेश में कांग्रेस की लहर है। जो वर्षों से काम कर रहे हैं
बहुत बड़ी फौज कांग्रेस की है, कार्यकर्ताओं की, नेताओं की। अब टिकट एक को मिलता है और वो भी बहुत सोच समझ करके केंद्रीय नेतृत्व ने जो है निर्णय करके फाइनल किया है। तो ऐसी स्थिति में जो लोगों ने बहुत अधिक काम किया है उनको थोड़ा बुरा लगता है और शुरुआती दौर में वो ज़रा बगावत करने के संदेश भी देते हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि सभी लोग मैनेज हो जाएंगे, कोई बगावत नहीं करेगा। जिस तरह से आज पूरी जनता कांग्रेस को सत्ता में लाना चाह रही है, उसको देख करके कोई इस प्रकार का बगावत करने नहीं करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, इस समय प्रदेश के अंदर और जिस तरह से जो टिकट वितरण हुआ है और जो आगे 2-4 टिकट और वितरण होने हैं, उन सारे टिकटों को अगर हम मद्देनजर रखते हैं तो कांग्रेस जो है 45 से ऊपर सीटें इस प्रदेश में लाएगी और बहुत भारी बहुमत से जो है सरकार बनाएगी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हरीश चंद्र भंडारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अल्मोड़ा से। हरीश, कांग्रेस में लगातार विवाद उत्पन्न हो रहा है, इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। हरीश जी, मैं बता दूं, लगातार कांग्रेस की दूसरी जो फर्स्ट लिस्ट आई उसके बाद कई बगावत जो है दिखने को मिल रही है, लेकिन इसको लेके जो बड़े नेता जो अपने बहुत सीनियर लीडर हैं, विधानसभा उपाध्यक्ष रह चुके हैं और हरीश राव के काफी करीबी माने जाते हैं गोविंद सिंह कुंजवाल, उन्होंने दावा किया है कि कहीं पर भी कोई बगावत नहीं है और जो भी बगावत है उसको ठीक कर लिया जाएगा। बिल्कुल, गोविंद कुंजवाल ने इस बात को सिरे से नकार दिया है कि पार्टी में ऐसी कोई बात नहीं है, बगावत के सुर नहीं है, लेकिन ये जो अंतर्कलह बनी रहती है कांग्रेस में, लगातार एक नेता दूसरे नेता को हटाकर उसकी सीट हथियाने की कोशिश करता है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये अंतर्कलह तो लगभग दिखने को मिल रही है, लेकिन कहीं न कहीं जो कांग्रेस को अभी कांग्रेस के अंदर जो अंतर्कलह है उसको पाटने की लगभग कोशिश की जा रही है और जो बड़े नेता हैं उनके यही दावे हैं कि उनको पाट लिया जाएगा। बिल्कुल हरीश, बड़े नेता ये दावा करते हैं कि कांग्रेस के अंदर ये जो अंतर्कलह है इसको पाट लिया जाएगा, लेकिन इस बार कांग्रेस ने उत्तराखंड में सरकार बनाने का ये जो दावा किया है उसको लेकर स्थितियां उत्तराखंड में क्या बनती नजर आ रही हैं? ये अभी उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस में जो अंदरूनी जो बगावत को देखते हुए 100% ये नहीं कह सकते हैं कि कांग्रेस सरकार बनाएगी, लेकिन ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस और भाजपा में इस बार नेट टू नेट जो है वो फाइट दिखने को मिलती है। बिल्कुल, कांग्रेस और बीजेपी में लगातार बगावत के सुर दिखने को मिलते हैं, लगातार एक दूसरे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आरोप लगाता हुआ नजर आता है। धन्यवाद हरीश इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो गोविंद कुंजवाल ने बात को सिरे से नकार दिया है कि कांग्रेस पार्टी में कोई बगावत नहीं है, पूरे प्रदेश में कांग्रेस की लहर है। गोविंद सिंह कुंजवाल जो एक कांग्रेस के बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के अंदर कोई बगावत नहीं है। इस बार उन्होंने उत्तराखंड में सरकार बनाने का दावा भी किया है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइए। यह सियासतदानों के इरादों को अखबार में देखा है। यहाँ बयानवीरों के लिए कोई न लक्ष्मण रेखा है। गोली मारेंगे, कितनों को मारेंगे बताओ। चुनाव नजदीक आ जाए तो हर मुद्दा उछाला जाता है। हिंदुत्व पर जो प्रहार करेगा उसको महाप्रलय को स्वयं आमंत्रित कर देगा, उस महाप्रलय की चपेट में स्वयं भी आएगा। विपक्ष की हुंकार है, आपके बुरे दिन बहुत जल्द आने वाले हैं। वादों पर विवाद है, किसी के खाते में 15 लाख रुपए आए और चुनौतियों का अंबार है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और पंजाब की सरकार बनाने को सियासतदान तैयार है।
जानबूझकर प्रधानमंत्री को एक असुरक्षित माहौल में रखा। ਤੇ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਮਿੰਟ ਰੋਕਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਆਉਂ ਹੋਗੀ ਹੋਗੀ। पांचों राज्यों के चुनावी रण में उतर चुकी है सियासी सेनाएं। 7 चरणों के विधानसभा चुनाव की बज चुकी है रणभेरी। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड और गोवा मणिपुर से पंजाब तक कौन धड़कता है इस जनता के दिल में। पहले रुझान से लेकर आखिर नतीजों तक अब की बार फिर वही सवाल। अब की बार किसकी सरकार? सिर्फ ANB न्यूज पर। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड में 14 फरवरी को होने वाली विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। निर्वाचन आयोग के गदरपुर के आरओ रमेश त्रिपाठी ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने चुनाव को लेकर पूरी तैयारी कर ली है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए चुनाव संपन्न कराया जाएगा। नामांकन प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों के साथ साथ लोग ही नामांकन कक्ष में आ सकते हैं। इस बार के जो चुनाव हो रहे हैं वो चूँकि चुनाव किसी भी लोकतंत्र की आधारशिला है और समय से चुनाव होना जरूरी है संविधान के अनुसार, तो चुनाव तो हो रहे हैं, लेकिन इस समय चुनाव जो सामान्य तौर पर होते थे उससे अलग हैं, क्योंकि पहले ये होता था चुनाव फ्री एंड फेयर हो, और अभी भी फ्री एंड फेयर होना है ये ज़रूरी है, लेकिन उसमें एक चीज़ और जुड़ गया है कि फ्री फेयर के साथ सेफ चुनाव भी हों। इसके लिए कोविड की गाइडलाइंस के अंतर्गत और उसको फॉलो करते हुए ही सारी प्रक्रिया पूरी की जानी है, जिसके क्रम में जो है ये तय किया गया है, कई तरह के प्रतिबंध लागू किए गए हैं। जैसे आप देख रहे होंगे कि अभी 31 तक कोई भी रोड शो, जुलूस, रैली, सभा ये प्रतिबंधित है। इसी तरह पहले जो जुलूस में लोग नामांकन करने आते थे वो चीज़ प्रतिबंधित है। अभी के डेट में प्रत्याशी अपने साथ केवल 2 गाड़ियों में वो आ सकते हैं, और आरओ के रूम में जब वो नॉमिनेशन देंगे तो प्रत्याशी के अलावा केवल 2 लोग ही आरओ कक्ष में प्रवेश करेंगे। उसके साथ साथ जो लोग भी प्रवेश करेंगे उनका जो है थर्मल स्कैनिंग किया जाएगा, उनका जो है सैनिटाइजेशन की व्यवस्था है। तो चिकित्सा भी और सुरक्षा भी, और उसके इन दोनों के साथ फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए तैयारियां चल रही हैं। एक तरफ जहां विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर है, तो वहीं विधानसभा चुनावों को सफल बनाने के लिए प्रशासन ने भी कमर कस ली है। जनपद ऊधम सिंह नगर के जसपुर तहसील परिसर में मतदाता दिवस मनाया गया, जिसमें उप जिलाधिकारी जसपुर और रिटर्निंग ऑफिसर ने मतदाताओं को शपथ दिलाई। वहीं उप जिलाधिकारी जसपुर सीमा विश्वकर्मा ने बताया कि तहसील में मतदाता शपथ ग्रहण समारोह किया गया था। जितने भी जसपुर विधानसभा में बूथ हैं, सभी बूथों पर बीएलओ द्वारा मतदाताओं को शपथ दिलाई जाएगी। मतदाता दिवस में तहसील में अभी शपथ ग्रहण समारोह किया गया था। उसके बाद हमारे सारे के सारे जितने भी बूथ हैं वहाँ पर बीएलओ के द्वारा मतदाताओं को शपथ दिलवाई जाएगी, और साथ ही ऑनलाइन डिबेट और हमारी पेंटिंग प्रतियोगिता स्कूलों में की जानी है, और इसकी वीडियो या कोई भी जो उनके पास फोटोग्राफ है वो अपलोड किए जाते हैं। विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। चुनाव को देखते हुए प्रशासन ने कमर कस ली है, और इसके मद्देनजर सभी मतदाताओं से अपील की जा रही है कि बढ़ चढ़कर मतदान करें। 14 फरवरी को होने वाली विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है, और इसी को लेकर कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए चुनाव संपन्न कराया जाएगा। नामांकन प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों के साथ 2 लोग ही नामांकन कक्ष में आ सकते हैं।
राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर खेल मैदान गोपेश्वर में आयोजित स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु खुराना ने शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने उपस्थित लोगों को मतदाता दिवस की शपथ दिलाई और 18 और 19 साल के नए मतदाताओं, दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं को शॉल और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। उसके बाद जिला निर्वाचन अधिकारी ने संकल्प पत्र पर हस्ताक्षर कर स्थानीय जनता को मतदान के लिए प्रेरित किया। स्थापित 12वां जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है उसका हमने कोविड गाइडलाइंस के अनुरूप हमने उसको मनाया। हमने इसमें जो हमारे यंग वोटर्स हैं, पीडब्ल्यूडी वोटर्स हैं, 80+ वोटर्स हैं, उनको हमने सम्मानित किया है। साथ ही साथ एक मानव श्रृंखला के माध्यम से सभी चमोली जनपद के वासी वोट दें, आगामी निर्वाचन में इसका एक संदेश भेजने का प्रयास किया है। साथ ही साथ एक मतदाता जागरूकता वाहन का भी हमने फ्लैग ऑफ किया है और अभी एक हम डेमोक्रेसी रन भी फ्लैग ऑफ करेंगे। उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैसेज पहुँचे कि इस बार आगामी जो 14 फरवरी को निर्वाचन है उसमें सभी मतदाता आकर बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी दिखाएं। हमारा जो बेसिक फोकस है, जो हमारे यंग वोटर्स हैं, हमारे दिव्यांग वोटर्स हैं, हमारे 80+ से ऊपर वोटर्स हैं, वो 100% मतदान करें। करीब 8 साढ़े 8 हज़ार हमारे जो हैं 18 से 19 के हमारे जो एज गैप में वोटर्स हैं और ये इसी साल हमारे जो 2021 में ही सबका पंजीकरण हुआ है। तो मेरा सबसे यही संदेश है, अनुरोध है कि बढ़ चढ़कर अपनी आगामी निर्वाचन में अपनी भागीदारी निभाएं, क्योंकि एक लोकतंत्र का एक जैसे जैसे 2022 विधानसभा चुनाव आ रहे वैसे वैसे ही पार्टी के प्रत्याशी अपनी अपनी जीत पाने को लेकर जनता में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे, पर अपने को जनता का नुमाइंदा बनने की होड़ में अपने से ही नहीं जनता से भी खिलवाड़ करते नजर आ रहे। अभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों के नामों की सूची जारी कर दी है, लेकिन अभी किसी पार्टी के प्रत्याशी द्वारा नामांकन नहीं कराया गया। लेकिन नामांकन से पूर्व बसपा हो या आम आदमी, चाहे हो कांग्रेस, सभी प्रत्याशी निर्वाचन आयोग की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आते हैं। कोविड-19 के नियमों को ताक पर रखकर जनता में अपना पल्ला भारी दिखाने के उद्देश्य से भारी जनसैलाब काफिले के साथ साथ गांव-गांव, शहर-शहर अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रशासन पूरी तरह से नतमस्तक नजर आ रहा है। सर्द हवाओं में भी उत्तराखंड में राजनीतिक पारा लगातार गर्मी बढ़ाए हुए और राजनीतिक दांवपेच में जहां एक खिलाड़ी दूसरे को पटखनी देकर बाजी मारने में जुटा हुआ, तो वहीं काशीपुर में बुआ और बबुआ का सियासी खेल सुर्खियों में बना हुआ। आपको बता दें, पिछले दिनों काशीपुर में 4 बार से विधायक रहे हरभजन सिंह चीमा के पुत्र त्रिलोक सिंह चीमा को बीजेपी हाईकमान द्वारा काशीपुर से टिकट दिए जाने के बाद जो आक्रोश पनपा और स्थानीय संगठन की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले कई दर्जन नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पार्टी से अपने इस्तीफे तक देते हुए हाईकमान को चेताया कि यदि टिकट में बदलाव नहीं किया गया तो काशीपुर की ये भाजपा लॉबी बीजेपी के नेता राम मेहरोत्रा या फिर नगर निगम महापौर उषा चौधरी में से किसी एक को निर्दलीय मैदान में उतारेगी। काशीपुर में बुआ और बबुआ का खेल राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ, जो आने वाले वक्त में क्या गुल खिला पाएगा ये तो समय ही बताएगा। व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति का अधिकार है और अभिव्यक्ति जब तक व्यक्त नहीं होगी तब तक शायद जो मन के भाव है वो भी किसी को नहीं बताए जा सकते हैं। और जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ वो सब अपना एक आक्रोश जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के पदाधिकारियों के अंदर था, कार्यकर्ताओं के अंदर था, संगठन के अंदर था, एक अपना आक्रोश व्यक्त कर अपने प्रदेश नेतृत्व को ये अवगत कराया गया है कि जो कुछ भी हुआ वो निर्णय गलत था। एक सबका यही कहना था कि अचानक एक नए व्यक्ति को हमारे सामने लाकर खड़ा कर दिया जाए और कहा जाए कि इसको चुनाव लड़ाई, तो थोड़ा सा मुश्किल तो होता ही है। शायद इसी कारण जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ वो हुआ और सभी ने अपना अभिव्यक्ति को व्यक्त किया और प्रदेश स्तर तक अपनी बात को पहुंचा। अगर मैं यहीं बोल दूं कि यहाँ पर अभी मेरे ऑफिस में ही 20-25 आदमी बैठे हैं, तो क्या बात सही होगी? वो
बोलने को तो जो मर्जी बोल दो, प्रेस के सामने जो मर्जी बोल दो। तो प्रेस के सामने 100 आदमी को उन्होंने 400 बना दिया, तो हम कहें कि साहब आप कह रहे हैं कि बहुत बड़े उसमें कोई विरोध हुआ है। कोई बड़े में नहीं हुआ है। दो मुख्य तौर पर दो हमारे साथी हैं जो लंबे समय से हमारे सहयोगी हैं, राम मल्होत्रा और उषा चौधरी जी, वो मेरी बहन है और उनमें विरोध है। मुझे पूरी उम्मीद है। और मेरे साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। आगे और खबरें देखने के लिए बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।